लेकिन बाजार की नजर रुपए पर है। इनफैक्ट रुपया पूरा सेंट्रल पॉइंट बन चुका है। यहाँ पर बड़ी खबर यहीं आते हुए रुपए की मजबूती लगातार बढ़ती चली जा रही है और कुछ मिनटों में ही हमने देखा कि डॉलर के मुकाबले रुपया जो कि पहले 68.80 के पास था वो तुरंत 68.70 पर आया और अब बड़ी तेजी से हमने इसे 68.60 के नीचे का स्तर भी छूते हुए दिखा है। रुपया पिछले 7 महीने की नई ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। इस साल की बात करें तो निचले स्तरों से रुपए ने 4 से 4.5% की मजबूती दिखाई है। इस खबर पर डिटेल से जानकारी लेते हैं। CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ चुकी है। मनीषा, पहले तो यही बताइए कि रुपए को इस कदर इतना सपोर्ट, इतना बल कहां से मिल रहा है? नेहा, अगर हम रोज की बात करें तो यहाँ पर रोज ऐसा कोई ना कोई ट्रिगर है, फंडामेंटल है, जिसकी वजह से रुपए में इतना ज्यादा सपोर्ट आते हुए देखा है हमने। आज एक्चुअली छठा ऐसा दिन है जब यहाँ पर रुपए में लगातार तेजी है। लेटेस्ट अगर बात करें तो ये ट्रेड गैप है जो नैरो हुआ है भारत का, जिसकी वजह से हमने सपोर्ट आते हुए देखा है। इस फरवरी के महीने की बात करें तो $9.6 बिलियन का हमने ट्रेड डेफिसिट देखा है, जो पिछले महीने $14.7 बिलियन था, 7 बिलियन रुपीज था। तो क्लियरली 17 महीने के बेहतरीन हमने ये नंबर्स आते हुए देखे हैं, जिसका सपोर्ट यहाँ पर रुपए में है। इसके अलावा जिस तरह से इक्विटी मार्केट्स का प्रदर्शन है, FI का इनफ्लोज है पिछले 2 महीने का, काफी हद तक बाजार वहां से सपोर्ट ले रहा है। आज तो एशियन करेंसीज सभी यहाँ पर काफी तेजी में है, जिसका फायदा रुपए को है। डॉलर इंडेक्स की अगर बात की जाए तो पिछले हफ्ते करीब 1% की गिरावट वहां देखने को मिली है, जिसका बल भी हमने यहां पर आते हुए देखा है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो यूएस का प्रोडक्शन डेटा, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री ऑर्डर्स सभी यहां पर लगातार गिरते हुए नजर आए हैं। उसका प्रेशर डॉलर में है और उसका फायदा हमने हाई यील्डिंग करेंसीज में आते हुए देखा है। इसके अलावा अगर आप यूएस एंड चाइना की जिस तरह की बातचीत हो रही है, उसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पर काफी हद तक कंज्यूमर कंट्रीज, हाई यील्डिंग करेंसीज हमें देखने को मिला है। यूएस और चाइना की तरफ से स्टेटमेंट्स हैं कि काफी कॉन्क्रीट प्रोग्रेस अब यहां पर हो रही है और वो एक एग्रीमेंट के बहुत करीब हैं। तो ये जो पॉजिटिव न्यूज इनफ्लक्स फिलहाल यहां पर बाजार में देखने को मिल रहा है, उसका फायदा हमने यहां पर रुपए में आता हुआ देखा है। सोने के इंपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो फरवरी में 10% की गिरावट वहां पर है। तो क्लियरली जो ट्रेड डेफिसिट नंबर्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं, उसका फायदा यहां पर रुपए में है। बाजार मानता है कि अगर हम 68-70 वाले जो अभी स्तर हैं उनको ब्रेक करते हैं तो 68-20 तक फिर हम यहाँ पर रुपए को जाता हुआ देखेंगे। और काफ़ी हद तक जो बैंक्स हैं उनका भी जो रिविजन है रुपए के आउटलुक को लेकर, वो अब यहाँ पर बुलिश होता हुआ नजर आया है। काफ़ी हद तक बैंक्स मानते हैं कि 68 और 69.5 के बीच में अब हम ये साल खत्म होता हुआ देखेंगे रुपए के लिए। डेफिनेटली यहाँ पर तगड़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और कह सकते हैं कि एक तरह से पूरा पॉजिटिव खबरों का जमावड़ा यहाँ रुपए के लिए लग चुका है। वैसे आपको ये भी बता दूं कि CNBC आवाज के दर्शकों को हुआ है बेहतरीन मुनाफा, क्योंकि लगातार जो रुपए में स्ट्रेंथ थी उस पर हम पिछले हफ्ते से ही बातचीत करते चले आए हैं। हमारे साथ जितने एक्सपर्ट जुड़े उन्होंने माना कि यहाँ से $1 68.50 तक का स्तर दिखाएगा और हूबहू वही डायरेक्शन मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आज क्या रणनीति आप अपना सकते हैं, उस पर बात करने के लिए निर्मल बंग कमोडिटीज के कुणाल शाह जुड़ चुके हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग। अब जरा बताइए, 68.58 के पास हम डॉलर USD INR को ट्रेड करता देख रहे हैं। करंट लेवल्स पे क्या किया जाए, क्लाइंट्स को क्या सलाह होगी? स्टिल सेल, मुझे लग रहा है ये अप्रिसिएशन कंटिन्यू रहेगा और 68 के लेवल्स आपको ट्रेड करते हुए देखने मिल सकते हैं। कब तक? और मेन 68, आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस वीक यू कैन इजीली 68 में आज का आज बेचने के लिए नहीं बोलूंगा कि आज ही 68 आ जाएगा ऐसा, बिकॉज वी ऑलरेडी सीन ह्यूमंगस अपसाइड इन द USD INR पेयर। मेन रीजन इमर्जिंग मार्केट ट्रेड पूरा एक्टिव हो गया है। विश्व की जितनी भी सेंट्रल बैंक है दे ऑल हैव टर्न वेरी डविश। सबका जो स्टेटमेंट निकल के आया है कि लिक्विडिटी इन्फ्यूज करते रहेंगे, वो उसका फायदा हमको इमर्जिंग मार्केट करेंसी में और इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स में देखने मिला है। मैसिव इनफ्लोज इन इमर्जिंग मार्केट्स एंड दैट हैज लेड टू ऑल इमर्जिंग मार्केट करेंसी स्ट्रेंथनिंग एंड इंक्लूडिंग इंडियन रूपी। सो इंडिया में भी फैक्टर्स, जैसे आप ऑयल देखेंगे दैट इज इन कंट्रोल। पहले जो हाई $80 का मारा था अभी भी $65 के आसपास है। सो नॉट टू वरी एट ऑल, इंडिया में इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, थिंग्स आर लुकिंग ब्राइटर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और क्लैरिटी नजर आ रही है। सो ये सब चलते हुए
मैसिव इनफ्लो आया है और कंटिन्यू रहेगा, वो एक्सपेक्टेशन में ₹68 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। ओके मनीषा, मुझे ये बताइए, बहुत सारे फैक्टर्स तो वैसे आप बता चुकी हैं, लेकिन इलेक्शन ईयर भी है और ये आने वाले 2-3 महीने बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हमारे साथ जितने भी यहाँ पे फॉरेक्स एक्सपर्ट जुड़े हैं, उन्होंने भारत के लिए इस फैक्टर को काफी महत्वपूर्ण बताया है, खासतौर से अब हम जो चुनावी माहौल जो हवा बदलते हुए देख रहे हैं। क्या जो एक्सपर्ट साल की शुरुआत में कह रहे थे कि शायद 69.5 के नीचे नहीं जाएगा, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है, अब क्या लगता है कि ये कमजोरी और जारी रहेगी, मतलब रुपए की स्ट्रेंथ और जारी रहेगी? क्योंकि कुणाल कह रहे हैं कि इस हफ्ते के अंत में ही वो $1 को 68 का स्तर छूता देख रहे हैं। जी हाँ, बुलिशनेस यहाँ पर काफ़ी बाजार में है। एक कंफर्ट ट्रेडिंग भी हमने यहाँ पर बाजार में आते हुए देखी, और जैसे कुणाल ने कहा इलेक्शन का साल है तो उसका फ़ायदा भी हम यहाँ पर देखेंगे। एक स्टेबल गवर्नमेंट की उम्मीद यहाँ पर बाजार में सभी को है और उसका फ़ायदा भी यहाँ पर है। और नेहा, जैसे हम कहते रहे हैं कि इलेक्शन वाले साल जब होते हैं तो आप ये चाहती है, गवर्नमेंट ये मान के चलती है कि बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आप अगेंस्ट जाता हुआ यहाँ पर शायद नहीं देखेंगे। तो रुपी डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हम उस वजह से भी नहीं देखेंगे, और जिस तरह के फैक्टर्स से फिलहाल हम यहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी सपोर्टिव हैं रुपए के लिए। और जिस तरह के गेन्स हमने बाजार में आते हुए देखे हैं, माना यही जा रहा है कि यहाँ से थोड़ी बहुत और तेज़ी यहाँ पर रुपए में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे कुणाल ने भी कहा कि चाहे वो क्रूड ऑयल है, चाहे वो इलेक्शन का साल है, या फिर जिस तरह के ट्रेड डेफिसिट के डेटा हमने आते हुए देखे हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स के जिस तरह से नंबर्स आए हैं, इनफ्लोज जिस तरह से हैं, तो आई थिंक इंडिया सेंटिमेंट के हिसाब से नहीं, अगर आप नंबर्स देखें, क्वालिटी ऑफ डेटा देखें, वो सभी यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव है। तो बॉटम लाइन यही है कि USD INR बेच के चले, अगला पड़ाव हफ्ते के अंत में 68 का रहेगा, लेकिन कॉशियस रहने की बहुत ज़रूरत है। वीक के लिहाज से ये नंबर्स आप लेकर, ये टारगेट लेकर चल सकते हैं। शुक्रिया मनीषा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुणाल बने रहेंगे, कुणाल से हम रुपए की स्ट्रेंथ का कमोडिटी मार्केट पर कैसा असर पड़ेगा उसका जायजा लेंगे। लेकिन इस बीच गेहूं के बाजार से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसकी तरफ रुख बढ़ाते हैं। भारी जमाखोरी हो रही है गेहूं में। केंद्र सरकार ने इस बात की आशंका जताई है। हमें सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार इस मामले में गेहूं के बड़े खरीदारों की जांच करा सकती है। खबर पर डिटेल लेकर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, क्या है पूरा मामला? देखिए, जुलाई से लेकर अब तक जो FCI है उसने खुले बाजार में 80 लाख टन के आसपास गेहूं जो है वो बेचा है, लेकिन दामों में अभी तक, रिटेल दामों में अभी तक कमी जो है वो नहीं आई है। जुलाई में 1950 रुपये के आसपास दाम थे, लेकिन वो अभी बढ़ करके लगातार बढ़ रहे हैं। 10 से 12% जो है बढ़ चुके हैं। 20,080 के स्तर के ऊपर जो है प्रति क्विंटल वो भी पहुँच गए हैं। तो सरकार को लग रहा है कि इतना गेहूँ जो है वो गया कहाँ, क्या बल्क ट्रेडर इसकी जो है जमाखोरी जो है वो कर रहे हैं। तो इसके लिए उसने जो FCI से कहा है कि आप डाटा जो है वो दीजिए। FCI से अगले 10 दिन के अंदर डाटा जो है वो मांगा गया है। सारे बल्क ट्रेडर्स का जिन्होंने गेहूं जो है इस दौरान खरीदी है, तो उनकी जांच की जाएगी, इस डाटा का एनालिसिस जो है वो किया जाएगा। अगर सरकार को लगता है कि कहीं व्यापारी जो है इसकी जमाखोरी कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में उनके ऊपर छापामारी जो है वो भी हो सकती है। ओके, तो ये एक बड़ी खबर असीम मनचंदा लाते हुए। और असीम, जरा ये भी बताइए कि कब तक इस पर हम एक्शन होता हुआ देखेंगे? देखिए, डाटा जो है पिछले हफ्ते सरकार ने FCI से जो है मांगा गया है। डाटा जैसे सरकार के पास आ जाएगा उसके बाद सरकार इसका एनालिसिस करेगी कि क्या ये गेहूं जो है वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि रिटेल मार्केट में ये गेहूं जो है नहीं आ रहा है, क्योंकि रिटेल मार्केट में दाम जो है वो कम नहीं हुआ है। क्योंकि 80 लाख टन गेहूं आसपास खुले बाजार में बेचा जाए तो सरकार को लगता है कि दाम जो है जिस तरह लेवल पर चल रहे हैं और वो कम होने चाहिए था, और नई फसल का अराइवल हो रहा है तब भी दाम जो है कम नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं इसकी जमाखोरी जो है वो हो रही है। तो डाटा का एनालिसिस करने के बाद व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई जो है सरकार करने की तैयारी जो है पूरी कर रही है। राइट, शुक्रिया असीम वो खबर लाने के लिए। लेकिन ये मामला सिर्फ गेहूं तक ही सीमित नहीं है। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामले में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले हफ्ते दाल इंपोर्ट करने वाली बड़ी कंपनियों पर छापे मारे हैं। खबरों के मुताबिक CCI ने ग्लेनकोर, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ग्रुप और एडलवाइस के दफ्तरों पर पिछले हफ्ते शुक्रवार शनिवार के दौरान छापे मारे। ये छापे 2015-16 के दौरान दाल की कीमतों में जो बेतहाशा तेजी आई थी उसके मामले की जांच के तहत ये छापे डाले गए हैं। सूत्रों के मुताबिक CCI को शक है कि कुछ बड़ी इंपोर्टर कंपनियों ने साठगांठ करके 2015 में जो दाल की कीमतें बिल्कुल छप्पर फाड़ के निकल गई थी ऊपर, तो इनका हाथ यहाँ पर है। इसी मामले की जांच हो रही है। हालांकि ये मामला तकरीबन 3 साल पुराना है, 3 साल से अधिक पुराना है, और इस दौरान एडलवाइस अपना कमोडिटी बिजनेस को ये पहले ही बंद कर चुके हैं। ग्लेनकोर के मैनेजमेंट में काफ़ी बदलाव हो चुका है। आपको बता दें कि 2015 में देश में जो दाल की कीमतें हैं वो 200 रुपए प्रति किलो तक चली गई थी। एक बड़ी खबर थी उस वक्त, और अब इसकी जांच एक बार फिर से दोबारा खुलती हुई दिखाई दे रही है।
चलिए, ये तो बात हो गई गेहूं और दालों की, जिसपे सरकार की अब पैनी नज़र बनी हुई है। लेकिन फोकस हम कमोडिटी मार्केट की तरफ लाते हैं, क्योंकि मजबूत रुपए की हमने बात की थी, उसके टारगेट्स की बात की थी। तो जब जब रुपया मजबूत होता है डॉलर के मुकाबले, हम घरेलू कमोडिटी मार्केट पर इसका प्रेशर, इसका इम्पैक्ट बढ़ता हुआ देखते हैं। सोने और चांदी का दम निकलता हुआ देखा है। घरेलू बाजार की बात करें, सोना जैसे जैसे रुपया ऊपर जा रहा है वैसे वैसे सोना दबता चला जा रहा है। घरेलू बाजार में सोना 2 महीने के लोज पर है। 31.5 के आसपास के स्तर हमने एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में देखे। 300 रुपए से अधिक की कमजोरी चांदी में दिखाई दे रही है। 38,000 के नीचे वो पहले ही आ चुकी है। बेशक ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट दिखी है। सोना जैसे तैसे करके पिछले हफ्ते $1300 के ऊपर आया था, लेकिन टिक नहीं पाया। हमने फिर $1300 के से नीचे जाता हुआ देखा है। कुणाल, अब क्या इंटरनेशनल मार्केट में प्रेशर है? हालांकि यहाँ पर फेड की 2 दिनों की बैठक शुरू होनी है। आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स में कटौती की ही बात सामने निकल कर आ रही है। अमेरिका के जितने डेटा आए हैं वो सॉफ्ट हैं। क्या लगता है सोने के लिए अब क्या यहाँ गिरावट कैप होती हुई दिख रही है, या मजबूत रुपया दिक्कत बनेगा? आई थिंक मुझे लग रहा है कि सोने में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने मिलेगी। बट ये जो रिस्क ऑन ट्रेड चालू है, इमर्जिंग मार्केट का ट्रेड चालू है, सो फिलहाल थोड़ा फोकस इमर्जिंग मार्केट पे रहा है एफआईआईज का और फंड्स का। सो सबड्यूड मूवमेंट रहेगी गोल्ड में। मैं कोई लंबी गिरावट या लंबा क्रैश नहीं देख रहा हूँ। बट विद द स्ट्रॉन्गर इमर्जिंग मार्केट करेंसी, जो गोल्ड में जो अप्रिसिएशन या जो डाउनसाइड हम फिलहाल देख रहे हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द करेंसी। सो मैं ये मेरा जो ओवरऑल व्यू है वो अभी भी तेजी का ही है। सो ये सब डाउनसाइड में है। यहाँ से मौजूदा लेवल से भी अगर 100-150 रुपए की गिरावट और हम देखते हैं, देन आई थिंक गोल्ड इज अ गुड बाय। सो मुझे बहुत ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आ रही है। आप कह रहे हैं कि मौजूदा स्तरों से भी थोड़ी गिरावट आती है तो ले लेना चाहिए। मतलब ये माना जाए कि अभी जिन लेवल्स पर सोना है 31.5 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है, तो 31 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको तोड़ेगा नहीं। आप ये कह रहे हैं कि निवेशकों के लिए अच्छा मौका है अब अक्यूमुलेशन यहाँ पर आराम से बेफिक्र होके करने का? जी हाँ, मुझे लग रहा है कि ये जो मैं व्यू दे रहा हूँ वो थोड़ी लंबी अवधि का दे रहा हूँ। अगर इंट्राडे में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली सेल करना चाहिए। इंट्राडे में रुपी का जो प्रेशर है उसके कारण थोड़ा बहुत और डाउनसाइड आपको देखने मिल सकता है। बट मेरा जो व्यू है वो है, अगर किसी ने 34,000 में गोल्ड नहीं लिया और अभी आज 34,500-400 के रेट में आपको गोल्ड मिल रहा है, देन इट इज़ अ वैल्यू बाय। क्योंकि आगे जाके डॉलर इंडेक्स और भी कमजोर होगा ऐसा लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड। करेंसी की मूवमेंट बियॉन्ड द पॉइंट विल नॉट अफेक्ट द प्राइजेस। बियॉन्ड द पॉइंट गोल्ड के जो फंडामेंटल है दैट विल डिटरमाइन द आउटलुक ऑफ गोल्ड। सो अगर गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में 5% बढ़ता है और करेंसी और 2% नीचे जाती है, देन टू वी हैव अ अप्रिसिएशन ऑफ 3%। सो आई डोंट थिंक सो करेंसी मुझे कोई इमीडिएटली 65 हो जाएगा ऐसा फियर नहीं है मेरे। हाँ, सो आई थिंक ये जो भी फॉल आता है दैट शुड बी फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, दैट इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और इंट्राडे के लिए यस 31,400 तक के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, तो इंट्राडे के कारोबारी बेच के चले 31,560 के पास है सोना, वहां पर शॉर्ट करे तो 31,400 तक का लेवल नीचे दिख रहा है। लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए खरीद का मौका। चांदी में भी क्या यही रणनीति अपनाई जाए? एब्सोल्युटली, बिकॉज ये गोल्ड और सिल्वर का जो डिनोमिनेशन है दैट इज प्रीटी हाई, और जब करेंसी में ऐसी मूवमेंट आती है देन यू कैन नॉट प्रिवेंट द डाउनसाइड ऑन MCX। सो इंटरनेशनल में फ्लैट है, इंडिया में बिकॉज ऑफ द रूपी नीचे आ रहा है। सो वेरी डिफिकल्ट सिनारियो फॉर पीपल लाइक अस टू गिव कॉल ऐसे माहौल में। बट येस, इंट्राडे में जैसे मैंने कहा ऐसे और 200-300 रुपए की गिरावट देखने मिल सकती है सिल्वर में भी। कच्चे तेल पे भी प्रेशर दिखाई दे रहा है, सुस्ती का ट्रेड है, क्या किया जाए यहाँ पे कुणाल? आज कच्चे तेल में यूएस का प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा। इन्वेंट्री जो ये वीकेंड में ओपेक की जितने भी डिस्कशन हुई है उससे एक चीज़ बाहर निकल के आ रही है, द इन्वेंट्री, ऑयल इन्वेंट्री ग्लोबली आर वेरी हाई। सो until OPEC और कोई प्रोडक्शन कट लाता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑयल टू सस्टेन वेयर इट इज ट्रेडिंग राइट नाउ। सो मेरी राय में 4040 4050 ग्रेट लेवल्स टू गो शॉर्ट, 4090 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और ये हफ्ते में मुझे लग रहा है 3950 3940 के टारगेट्स आपको ऑयल में ट्रेड करते नजर आएंगे। जून में इनकी रिव्यू मीटिंग होनी है ओपेक नॉन ओपेक सदस्यों की, क्या तब तक ऐसे ही दायरे का ही ट्रेड दिखेगा? हाँ जी हाँ, अपसाइड तो डेफिनेटली लिमिटेड आएगी। लंबी अपसाइड आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और ऑलरेडी जो बढ़ना था वो बढ़ गया है। सो मैं कोई भी स्पाइक पे बेचने की रणनीति प्रेफर करूँगा। ओके, मेटल्स में खासी उठापटक दिख रही है कुणाल, यहाँ पे क्या रणनीति आज अपनाई जा सकती है?
आई थिंक मेटल्स में मुझे लग रहा है कि सिलेक्टिव रहना चाहिए। अच्छा। जैसे निकल है, निकल मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, तो निकल में 875 880 के बीच में बाय करने के लिए रिकमेंड करूँगा, और ऊपर में 904-5 के आसपास बेचना प्रेफर करूँगा। एट द सेम टाइम मैं जिंक में सेलिंग प्रेफर करूँगा 190-189 के टारगेट्स के लिए। और कॉपर में भी मुझे लग रहा है कि 3 से 4 रुपए की और गिरावट आ सकती है। बट आई थिंक माई फेवरेट पिक इन दिस डाउन साइड वुड बी निकल। निकल वन कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग एट 880। लेकिन कुणाल, सेंस क्या मिल रहा है? क्योंकि मेटल मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, कभी मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स पर हम देखते हैं, मैक्रो डेटा पर रिएक्ट करता है, कभी अपने अपने फंडामेंटल्स के दम पर एक मेटल भाग जाता है, एक मेटल लुढ़क जाता है। क्या सेंस मिल रहा है मार्केट में अब इस हफ्ते के लिए एटलीस्ट? क्या फेड की बैठक पर ही सिर्फ नजर रहेगी? घरेलू बाजार में क्या रुपया फैक्टर होगा जिस पे ज्यादा फोकस करना है? यहाँ पर अमेरिका के डेटा पर फोकस होगा? क्या वो 2-3 चीजें जिस पे अब फोकस रखना पड़ेगा इस हफ्ते? नेहा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए। द थिंग इज दैट द ग्लोबल ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन एंड ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स आर मेकिंग न्यू हाई बिकॉज द सेंट्रल बैंक्स आर पंपिंग मनी। जितने वर्ल्ड की जितनी भी मेजर सेंट्रल बैंक है, जो पहले टाइटनिंग इंडिकेट करती थी, जो पहले इंडिकेट करती थी वो क्यूई बंद करने वाले हैं, वो सभी जनवरी फरवरी में उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज करके ईजिंग पे आ गए हैं। और इसी के कारण फंडामेंटल्स एक जगह पे है और लिक्विडिटी ड्रिवन रैली वर्ल्ड में चालू है सब असेट क्लास में। सो माय सेंस इज दैट व्हेन द लिक्विडिटी इज कमिंग, बहुत अग्रेसिवली कोई भी चीज में मंदी नहीं करनी चाहिए। आप राइट हो, चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक कोई इंप्रूव नहीं हुआ है, सो स्ट्रक्चरली कोई चीज में लंबी तेजी नहीं होने वाली है। बट बिकॉज ये मॉनेटरी पॉलिसी ईज हो गई है, इसके कारण थोड़े बहुत अपसाइड आपको मेटल में देखने मिल सकती है। फंडामेंटल साइड से कोई चेंज नहीं हुआ है, चाइना का आउटलुक चेंज नहीं हुआ है, ना कोई डिमांड आउटलुक बहुत बढ़िया हो गया है। सो इट्स जस्ट द लिक्विडिटी प्ले विच वी आर प्लेइंग राइट नाउ रेदर देन एनी डिमांड एंड सप्लाई नंबर्स। वेरी वेल। चलिए, तो आज के ट्रेड के लिए तो कम से कम निकल पे खरीदारी की साइड से भरोसा है। जिंक में हालांकि प्रेशर रहेगा, उसको शॉर्ट करने की सलाह कुणाल की तरफ से निकल कर आ रही है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आगे एग्री कमोडिटी मार्केट पर फोकस होगा और खासतौर से कॉटन, कपास, खली। यहाँ पर हम देख रहे हैं मल्टी ईयर अपसाइड कॉटन, कपास, खली दिखा चुका है। कॉटन में उछाल में क्या करना चाहिए, इस पर भी होगी बात थोड़ी ही देर में।